हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेधा गुरु। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। और ये जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मतलब अगर आपका प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपका वो सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर को अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी ढीला है तो इसको ज़रूर देखिए और आपको ज़रूर समझ आएगा कि कहाँ पे क्या करना होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो है, और इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, कि इंटीजर्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। देन रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन में इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, कंपैरिजन कैसे करते हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं इंटीजर्स को, कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा इंटीजर छोटा है। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है ये सब, लेकिन बहुत बार इन्हीं बेसिक चीज़ों की वजह से हमारे बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, कैसे कोई इंटीजर्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, नंबर लाइन में भी देखेंगे। नंबर लाइन में कैसे ऐड कर रहे हैं वो भी देखेंगे, और बिना नंबर लाइन के सीधा डायरेक्ट कैसे ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी देखेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कोई भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इंटीजर्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जब से हमने नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू किया है, क्लास 3, 4, 5 कहीं से भी नंबर सिस्टम पढ़ना जब से शुरू किया है, सबसे पहला चीज़ हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर। राइट, क्या पढ़ा है हमने? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो नेचर से आता है। राइट, नेचुरल, नेचर से आ रहा है ये नंबर। तो कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर नेचर से आता है? तो एक थोड़ा स्टोरी से समझते हैं। ठीक है, एक मुर्गी होती है, उसके 5 बच्चे होते हैं। वो रोज़ अपने बच्चों के साथ पार्क जाती है घूमने के लिए, और घूम फिर के फिर वापस अपने घर लौटती है। तो ऐसा वो रोज़ चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, मुर्गी के 5 बच्चे रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक बच्चा उसका कहीं खेलते खेलते दूर भटक जाता है, और मुर्गी अपने आसपास देखती है अपने बच्चों को, तो वो देखती है कि अरे यहाँ तो सिर्फ मेरे 4 ही बच्चे हैं, एक बच्चा तो कहाँ चला गया। तो ये सब क्या, मुर्गी को कैसे पता चल रहा है कि उसके 5 ही बच्चे हैं, उसका एक बच्चा खो गया है, ये कैसे पता चल रहा है? तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो नेचर से आ रहा है, नेचर से ही पता चल जा रहा है कि ओके दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड ऑल। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं ऐसा नंबर जो नेचर से आता है, और इसीलिए इसको हिंदी में प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी जो प्रकृति से आ रहा है। राइट, तो नेचुरल नंबर को दूसरा एक नाम दिया गया है, दैट इज काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, कोई नंबर को हम काउंट कर रहे हैं तो हम काउंट कहाँ से करना शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4। अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट्स है तो तुम 1 से काउंट करना शुरू करोगे, 1 2 3 4। राइट, ऐसा तो नहीं काउंट करोगे ना, -1 माइनस देन फिर 0 फिर 1 2, ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे हम। 1 से काउंट करना शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर हो गया जो 1 से शुरू होता है और जाते जाते इन्फिनिटी तक जाता है। ये क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? अनंत, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक ये बढ़ सकता है इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या हुआ, एक और कॉन्सेप्ट आया नंबर सिस्टम में जो कि है होल नंबर्स। दूसरा जो है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हो गया, इन नेचुरल नंबर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद क्या लिखें? इसके बाद तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, 9 के बाद क्या लिखा जा सकता है? तो इसके बाद क्या हुआ, ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ। तो ज़ीरो का इन्वेंशन करने के बाद यहाँ आया 10 11 12, और इसके बाद तो वो बढ़ता ही चला गया। तो अब दुविधा ये आया कि ये जो ज़ीरो है ये भी तो एक नंबर ही है, तो अब इस ज़ीरो को हम कहाँ डालें? तो आफ्टर ऑल द डिस्कशंस ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस ये रिजल्ट लाया गया कि ज़ीरो जो होगा वो 1 से पहले होगा। ठीक है, मतलब 1 से भी एक छोटा नंबर है, दैट इज़ ज़ीरो।
तो होल ये क्या किया, ये 0 इन सारे नेचुरल नंबर्स को कंप्लीट कर दिया, मतलब 9 के आगे इसको बढ़ने का एक रास्ता मिल गया विद द हेल्प ऑफ दिस 0। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये एक होल नंबर हो गया, होल कर दिया उसको, कंप्लीट कर दिया। तो एनी नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टिल इन्फिनिटी इज नोन एज होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो गया, 0 से 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, एक और चीज़, नेचुरल नंबर को हम लोग मैथमेटिक्स में n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को w से। तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर जो है वो 0 प्लस नेचुरल नंबर है। दिस इज़ नॉट ओ 0, ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। तो होल नंबर का तो डिस्कवरी हो गया, यानी 0 का तो डिस्कवरी हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है थोड़ा और डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमें धीरे धीरे और सब कुछ स्टडी करते हुए, सारे साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियंस को स्टडी करते करते क्या पता चलता है कि कुछ और भी नंबर्स होने चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मुझे किसी को 5 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास खुद ही पैसे नहीं है, तो मैं कैसे दूंगी, तो मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। मैं जिससे उधार लूँगी, मतलब मैं किस में हूँ, डेट में हूँ, मैं कर्ज में हूँ। तो मेरा जो कर्ज है, जो नेगेटिव जो कर्ज है, दैट डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर इन मैथमेटिक्स, नेगेटिव नंबर इन मैथमेटिक्स। अब ये नेगेटिव नंबर क्या होता है, तो नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट यही कर्ज और कर्ज से आया, ठीक है, कि किसी से लेन देन वाला जो सिस्टम है, तो कर्ज वाले डेट से ही आया नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव नंबर अब क्या होता है, अब और ये नेगेटिव नंबर इस नंबर सिस्टम में कहाँ घुसेगा, इस जो ये होल नंबर तक जो डिस्कवरी हुआ था, इसमें अब नेगेटिव नंबर को हम कहाँ डालेंगे। तो आफ्टर ऑल द स्टडीज़ एंड ऑल, ये पता चला कि जो नेगेटिव नंबर होता है वो 0 से भी छोटा होता है, क्योंकि अगर मेरे पास 0 है और मैंने किसी से कर्ज लिया, मतलब मैं और कम में हूँ, ठीक है। नेगेटिव नंबर मतलब वो 0 से भी छोटा हो रहा है, वो और कम है, 0 से भी कम है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि उसके अलावा भी, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर के अलावा भी एक नंबर होते हैं जिसे कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं कि इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। नेगेटिव नंबर्स, अब सिर्फ नेगेटिव नंबर्स नहीं, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, और एक और नंबर है, क्या है वो नंबर है 0। तो इसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, ये तीनों नंबर्स आएंगे, तो वो कहलाएगा इंटीजर। तो अगर हम एक थैला बनाएं, ठीक है, तो ये है थैला नेचुरल नंबर का। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं या फिर i से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम एक थैला बनाएं तो ये एक थैला है नेचुरल नंबर का, और अगर हम होल नंबर का थैला बनाएं तो इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर आएगा 0, है ना। तो होल नंबर का थैला बड़ा होगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर सारा तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी नंबर है, दैट इज़ 0। और अगर हम इंटीजर्स का एक थैला बनाएं तो इंटीजर इस होल नंबर से भी बड़ा होगा, और इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, ठीक है। मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, और नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। तो अगर हमें इंटीजर को लिखना है तो 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके वो इधर इन्फिनिटी तक तो जाएगा ही, लेकिन 0 से पहले भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, दैट इज़ -1 -2 -3, और इधर भी वो कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होगा, या इंटीजर नंबर क्या हो गया, इंटीजर हो गया i को हम बोल सकते हैं होल नंबर प्लस ऑल नेगेटिव नंबर। इंटीजर हो गया होल नंबर प्लस ऑल नेगेटिव नंबर, तो वो क्या कहला गया, इंटीजर। तो आई होप इंटीजर क्या होता है ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो अगर इंटीजर का तो इन सब में से सबसे बड़ा थैला किसका होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर का, ऑब्वियसली इंटीजर का ही होगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में नेचुरल नंबर और होल नंबर खुद ब खुद आ जाते हैं, ठीक है। चलो ये तो क्लियर है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है, मुझे पता है, शायद आपको पता होगा नंबर लाइन क्या होता है,
फिर भी चलो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। एक नंबर लाइन मतलब इसमें सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। एक लाइन होगा जिसमें सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये इधर बढ़ता जाएगा। और 0 से पहले कितने सारे नंबर्स जो होंगे वो नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4 और वो इधर बढ़ता जाएगा। तो किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर तुम्हारा पॉजिटिव नंबर्स भी होगा, नेगेटिव नंबर भी होगा, 0 भी होगा। ऐसा कभी मत सोचना कि सिर्फ नेगेटिव नंबर ही इंटीजर होता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होता है। ऑल इंटीजर्स, एक चीज़ और थोड़ा समझते हैं कि नेचुरल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं, होल नंबर को भी इंटीजर बोल सकते हैं, लेकिन कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होगा। इंटीजर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते और इंटीजर को होल नंबर नहीं बोल सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 5 है तो 5 तो एक इंटीजर भी है और एक नेचुरल नंबर भी है, लेकिन -5 सिर्फ एक इंटीजर है, ये ना तो नेचुरल नंबर है ना तो होल नंबर है, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर को नंबर लाइन में। तो ये एक नंबर लाइन है जिसमें ये 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है। ये हमको ध्यान रखना है कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और 0 के राइट साइड में जितना भी नंबर्स होगा, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड, तो 0 के राइट साइड में जितना भी नंबर होगा वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम नंबर लाइन में कोई भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना होगा तो 0 एक बनाएंगे। 0 को हम लोग ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 0 से राइट साइड में सारे नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 से लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे थोड़ा सा एक समझते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी एक नंबर है 5, ठीक है, और ये जो साइन है दोनों साइड जो हम ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं, इस साइन को कहते हैं मॉड। ये जो मॉड है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सारे नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देना, ठीक है। मॉड का काम होता है सारे नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देना, और यही जो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन को ध्यान नहीं देना है तो वो नंबर हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कोई एक इंटीजर a मानते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम मॉड लगा दिए तो इसका वैल्यू a ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक इंटीजर -a है और उसमें हम मॉड लगा दिए तो मॉड लगाने के बाद उसका वैल्यू a हो जाएगा, ठीक है। मॉड का यही काम होता है, मॉड का काम होता है सारे नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देना। तो अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर को मॉड के अंदर रख दो तो वो पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज टेकिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग द साइन ऑफ इनटू कंसीडरेशन। कोई उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, उसके साइन को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन को ध्यान नहीं देना है, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव है इस पे ध्यान नहीं देना, बस उसका जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको लेना है। इसी को एक और चीज़ बोला जाता है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको एक और नाम है, इसका एक जो नाम है वो है मैग्नीट्यूड। इसी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और ये मैग्नीट्यूड जो टर्म है ये आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू वैसा वैल्यू होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है जिसमें हम साइन को नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल a है और उसके a में हम अगर मॉड लगा दिए तो उसका जो वैल्यू होगा वो a होगा व्हेन a इज़ पॉजिटिव और 0, ठीक है। और मॉड ऑफ a का वैल्यू a ही होगा व्हेन a इज़ नेगेटिव। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू a व्हेन a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब a पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो वो उसका वैल्यू a ही होगा, और मॉड ऑफ a का वैल्यू a ही होगा व्हेन a इज़ लेस देन 0। a अगर 0 से छोटा भी है
तो भी मॉड ऑफ ए का वैल्यू ए ही होगा। तो ये जो हम निकाल रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो अगर बोला जाए मॉड ऑफ 5, इसका वैल्यू क्या होगा 5, मॉड ऑफ -5 इसका वैल्यू क्या होगा 5, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। थोड़ा सा इसको समझते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन है मॉड ऑफ -7 प्लस मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ 0। तो कोई भी नंबर में अगर हम मॉड लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो मॉड ऑफ -7 क्या हो जाएगा 7, मॉड ऑफ 5 है तो ये तो 5 ही रहेगा और 0 का 0 ही रहेगा। तो 7 + 5 इज़ 12, तो इसका आंसर हो गया 12। -7 को -7 कंसिडर नहीं करना है अगर उसमें मॉड लगा हुआ है तो, अगर मॉड नहीं रहेगा तो -7 को -7 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड ऑफ 10 माइनस मॉड ऑफ -15 प्लस मॉड ऑफ +12। क्या करना होता है, सारे नंबर्स को मॉड से बाहर निकालने के बाद पॉजिटिव बना देना होता है। मॉड से बाहर निकलते ही वो सारा नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव बन जाता है। 10 तो 10 ही रहेगा, माइनस का साइन बाहर है तो वो तो रहेगा ही। -15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये +12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -5 + 12, तो इट विल बी 7, ठीक है। अब ये 7 कैसे हुआ थोड़ा समझेंगे थोड़ा आगे जाके, ठीक है। प्लस माइनस का थोड़ा कॉन्सेप्ट है इंटीजर में तो उसको समझेंगे। तो ये समझ आया, बेसिकली समझना यहाँ पे ये था कि मॉड लगाने के बाद जितना भी नेगेटिव नंबर्स है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्लियर है। चलो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हमें इंटीजर्स को ऐड करना है। सबसे पहले तो समझना है कैसे ऐड करेंगे। एक नंबर लाइन है, ऐड -5 टू +4। अब देखो जब भी ऐड करना होता है ना तो हम राइट साइड बढ़ते हैं। क्यों, राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं ज़ीरो के, ठीक है। अगर यहाँ 0 है तो 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो हमें करना क्या है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें राइट साइड जाना होगा क्योंकि पॉजिटिव उधर होता है और ऐड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो -5 में 4 को ऐड करना है। तो पहले तो हम नंबर लाइन में नंबर्स को डिनोट कर देते हैं। यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 और -5। हमें यहीं तक का रिक्वायरमेंट है तो यहीं तक बनाते हैं, ठीक है। अब -5 में ये -5 में हमें 4 को ऐड करना है, ठीक है। तो 4 स्टेप्स आगे जाएंगे, 4 स्टेप्स राइट जाएंगे। तो 1 2 3 एंड 4, तो कितना आ गया -1। तो इसका क्या मतलब हुआ, -5 को अगर 4 में ऐड करना है तो कितना हो रहा है -1, ठीक है। तो ऐड करना होगा अगर नंबर लाइन में तो हम राइट साइड बढ़ेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तब लेफ्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो ऐड देखते हैं। फिर 3 + -5, 3 को ऐड करना है -5 टाइम्स। तो इसका नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। 3 है तुम्हारा यहाँ पे 0 है, ये 1 ये 2 ये 3 4 5, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, इतना ही रिक्वायरमेंट है। अब हमें चाहिए 3, तो 3 तो यहाँ है, 3 यहाँ है। अब इसे -5 टाइम्स ऐड करना है, -5 टाइम्स ऐड करना है मतलब पीछे की ओर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ +4 टाइम्स ऐड करना था तो आगे बढ़े, यहाँ पे -5 टाइम्स ऐड करना है तो पीछे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 स्टेप्स पीछे जाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो कहाँ पे आए हम -2 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। कैसे ऐड करना है कोई भी पॉजिटिव नंबर को, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर मूव राइट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है तो नंबर लाइन के राइट में मूव करो, और कोई भी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है तो मूव लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए लेफ्ट बढ़ो, ठीक है। क्लियर है। चलो अब है सब्ट्रैक्शन। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, टू सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर मूव लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ एडिशन। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट बढ़ो, और कोई भी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो राइट बढ़ो। कैसे समझते हैं, ठीक है।
एक नंबर लाइन बना रहे हैं, 4 में हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ अगर है मेरा 0, 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कोई भी पॉजिटिव नंबर को और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। टू सब्ट्रैक्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर मूव लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। तो इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ 6 क्या है, 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको 4 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो किधर बढ़ना है, लेफ्ट बढ़ना है। तो 4 में 6 स्टेप्स बैकवर्ड। तो 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, -2। तो इसका आंसर होगा -2, ठीक है। उसी तरह टू सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर मूव टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी नेगेटिव इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो राइट बढ़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट बढ़ेंगे। तो चलो करते हैं नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट। यहाँ है 0 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसा है। अब हमें जाना है कहाँ, -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, किधर बढ़ेंगे, राइट बढ़ेंगे। -4 को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, किधर बढ़ेंगे, राइट। कहाँ से, 2 से। 2 में आए 4 स्टेप्स राइट, 1 2 3 4, क्या आया, 6। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6। क्लियर है नंबर लाइन से कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब है नॉर्मल, कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है कोई भी सिंपल इंटीजर को, तो उसको समझने से पहले ना कुछ चीज़ थोड़ा क्लियर करना होगा। क्या है वो चीज़, प्लस को प्लस से ऐड करेंगे तो ओवरऑल प्लस होगा, और पॉजिटिव, इसको प्लस ही मानते हैं। प्लस को माइनस से ऐड करेंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि साइन ग्रेटर कौन से नंबर का है, ग्रेटर साइन किसका है। अगर ग्रेटर नंबर में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर नंबर में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव होगा। लेकिन ये ओवरऑल होता क्या है, ओवरऑल माइनस होता है। मतलब ऐड को ऐड से ऐड करेंगे, मतलब प्लस को प्लस से हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। प्लस और माइनस या माइनस और प्लस ये दोनों ट्रू है, ठीक है। प्लस को माइनस करें या माइनस से प्लस करें, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, लेकिन करेंगे क्या, हमेशा माइनस करेंगे। साइन डिपेंड किस में करेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, साइन डिपेंड करेगा कि बड़े वाले नंबर का क्या साइन है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक नंबर है -5, ठीक है, और ऐड करना है इसमें हमको 8, ठीक है। तो -5 + 8 ये है। प्लस और माइनस क्या बताएं, क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 और 8 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 का साइन क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि बड़े वाले नंबर में कौन सा साइन है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर 8 है और बड़ा नंबर में पॉजिटिव साइन है तो ये प्लस होगा। वही अगर 5 + -8 रहता तो ये ओवरऑल होता है क्या, ओवरऑल माइनस होगा। और साइन किस पे डिपेंड करेगा, ये 3 आएगा, ये भी 3 ही आएगा। अब साइन किस पे डिपेंड करेगा, साइन डिपेंड करेगा कि बड़े नंबर पे कौन सा साइन है। तो बड़ा नंबर यहाँ क्या है, 8 है, 8 में कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर -3 होगा। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और अगर माइनस को माइनस से जोड़ रहे हैं तो ओवरऑल करेंगे प्लस, तो अगर माइनस को माइनस से जोड़ रहे हैं तो ओवरऑल करेंगे हम प्लस, लेकिन जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो ओवरऑल तो होगा प्लस, लेकिन आंसर हमेशा नेगेटिव में होगा। जैसे
-3 -2, देखो -3 -2 करेंगे क्या, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा इसका वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, क्लियर रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अभी तो चलो एक चीज़ है, जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो ये और कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, वो समझते हैं। कुल मिला के हमारे पास एक पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब ये सब क्या है, चलो समझते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी दो इंटीजर को अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। अभी हम इंटीजर्स में हैं तो इसीलिए इंटीजर का ही बात करेंगे बस। तो कोई भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे, मान लेते हैं पहला इंटीजर है i1 और दूसरा इंटीजर है i2, इन दोनों को ऐड करने पे एक तीसरा इंटीजर आ रहा है i, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक इंटीजर ही अगर हो रहा है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे एक इंटीजर मानते हैं हम 2 और एक इंटीजर मानते हैं -3, ठीक है। तो 2 + -3 करेंगे तो आ रहा है -1, तो -1 भी क्या है, एक इंटीजर ही है। तो इससे पता चला कि इंटीजर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी करेंगे तो भी जो आएगा वो इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली। तो इससे क्या पता चलता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कम्यूट हो जाना, इधर है तो इधर आ जाना, इधर है तो इधर आ जाना। जैसे कोई एक इंटीजर है a और कोई दूसरा इंटीजर है b, तो a + b जो होगा वो b + a के ही बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई एक इंटीजर है 5 और एक दूसरा इंटीजर है -2, ठीक है। तो 5 + 2, 5 + -2 ऐसे लेते हैं। फाइव + -2 इक्वल होगा -2 + 5 के बराबर। इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 - 2 = 3 और -2 + 5 इज़ ऑल्सो 3। तो ये क्या हो रहा है, a + b इक्वल हो रहा है b + a का, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर ऑल्सो कम्यूटेटिव है। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो इंटीजर्स क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव हो रहा है। लेकिन क्या सारा इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे एक इंटीजर है 2 और एक दूसरा इंटीजर है -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 + -3, एक इधर होगा और इधर हो जाएगा -3 + 2, तो इसका भी वैल्यू -1 और इसका भी वैल्यू -1, मतलब एडिशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। 2 - -3 और -3 - 2, इन दोनों का वैल्यू होता है 2 + 3 दैट इज़ 5 और इन दोनों का वैल्यू होता है -5। तो क्या 5 और -5 इक्वल है, नहीं, 5 अलग इंटीजर है और -5 अलग इंटीजर है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन को तो सेटिस्फाई करता है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो
सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या याद रखना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में याद रखना है कि एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा है पर सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी 3 इंटीजर लो, ठीक है, ए, बी और सी। अब पहले अगर हम a प्लस बी करें उसके बाद c को ऐड करें, या फिर पहले हम b प्लस सी करें उसके बाद a को ऐड करें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो सिमिलरली आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा। तो इसीलिए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब एक दूसरा चीज़ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अपना एग्जिस्टेंस, मतलब तुम्हारी पहचान। ठीक है, तो कोई एक इंटीजर है मान लो a, इसमें हम क्या ऐड करेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी है ना, तो क्या ऐड करेंगे कि मेरे पास वापस ए ही आ जाए, मतलब मेरा जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, मेरा आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर मैं ए हूँ तो मुझ में क्या ऐड करो कि वो ए वापस आ जाए। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि कोई भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करो तो वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, चाहे वो इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, उसमें अगर आप 0 को ऐड करो तो वही नंबर मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0। तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि कोई एक इंटीजर है, ठीक है, उसमें हम क्या ऐड करें कि हमको उसका आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। ठीक है, तो ए में हम क्या ऐड करेंगे कि हमको 0 मिल जाए? कोई भी इंटीजर ए है, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर कुछ भी। तो कोई भी इंटीजर में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए यानी 0 मिल जाए? तो नेगेटिव ऑफ दिस इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर में अगर उसका नेगेटिव को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाता है। ठीक है, जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -5, तो 0 मिल रहा है। -8 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? +8, तो 0 मिल रहा है। तो जो भी इंटीजर होगा उसका नेगेटिव नंबर ही उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है नेगेटिव ऑफ एनी इंटीजर इज द एडिटिव इन्वर्स। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं a प्लस माइनस ए इज़ 0, तो -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a और a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब हम इतना समझ आ गया तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कैसे कोई 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं? बहुत ही सिंपल है, कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल तो है ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 है और 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 8 है और 3 है, कितना हो जाएगा? 24। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर्स को हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या अलग है? अलग इसमें ये है, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है।
ठीक है। पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नंबर मिलता है। उसी तरह नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से नेगेटिव नंबर मिलता है, और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है। क्या पता चल रहा है इसमें? पता ये चल रहा है कि सेम साइन का अगर दो नंबर है तो पॉजिटिव मिलेगा, अलग अलग साइन का दो नंबर है तो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। जैसे क्या समझना है, -3 इंटू -2, ये भी एक नेगेटिव नंबर है और ये भी एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी +3 2 6। ठीक है। -3 इंटू 2, ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर कोई इंटीजर के सामने कोई साइन नहीं दिया है मतलब वो एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। तो -3 इंटू 2 मतलब 3 2 6, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा -6। तो ऐसे कोई भी दो इंटीजर्स को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह डिवीजन में अगर देखना है, ओके, अभी पहले मल्टीप्लिकेशन समझ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, कैसे दो इंटीजर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ध्यान में रखना है वो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान में रखोगे तो सारा क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बनेगा। ठीक है। तो जैसे एडिशन का प्रॉपर्टीज़ था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सेम प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली, उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है बस। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ होगा। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, देन दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन existence of multiplicative identity, और पांचवा है existence of multiplicative inverse। एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमेशा काम आएगा। जब तक आप पढ़ोगे तब तक काम आएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो एक एक करके समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताया था मैंने? कोई भी दो इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। जैसे एक इंटीजर ए है, उसको एक इंटीजर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी एक इंटीजर आया। ये जो ए बी है ये भी एक इंटीजर ही होगा। अगर ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है तो आंसर जो है वो भी इंटीजर हो रहा है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये टिक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाना? जगह को अदली बदली कर देना। ठीक है। कोई दो इंटीजर ए और बी है तो ए इंटू बी इंटू ए के बराबर होगा, देन इट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, 5 इंटू -2, -2 इंटू 5, क्या दोनों बराबर है? इसका भी वैल्यू -10, इसका भी वैल्यू -10, दोनों बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। देन फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई भी तीन इंटीजर है ए, बी और सी, तो यहाँ समझते हैं ए इंटू बी इंटू सी करो या फिर ए इंटू बी इंटू सी करो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। जैसे कोई भी तीन इंटीजर लो, 2, 3 और -4। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू -4 जो होगा वो इक्वल होगा
2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू -4k। कैसे? पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 4 3 ज़ा 12 और ये हो जाएगा -12, तो 12 2 ज़ा -24। इसका आंसर आया है -24। इसको करके देखते हैं। 2 3 ज़ा 6 इंटू -4, 6 4 ज़ा 24 और ये -24। तो क्या दोनों का आंसर सेम आया? दोनों का आंसर सेम आया का क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये भी टिक है, ये भी टिक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है? जैसे एडिशन में मैंने बताया कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब उसका आइडेंटिटी खोना नहीं चाहिए। कोई भी नंबर उसमें ऐड करो तो वो उस अपने आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, मतलब वो जो था वो वही आना चाहिए, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कोई भी इंटीजर ए को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस से ए ही आ जाए, या कोई भी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वही नंबर आ जाता है 1 से, है ना। तो ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आएगा। कोई भी नंबर लेते हैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 ही आएगा। मतलब जो नंबर हम ले रहे हैं वही नंबर वापस भी आ रहा है। तो दैट इसका क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि 1 जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है? तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। ये सब याद रखना है, एकदम भी भूलना नहीं है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? कोई भी एक इंटीजर ए है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर दे देगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना है? 1। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो ए आएगा ना। ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? तो ए को 1/a से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ रहा है। a इंटू 1/a, ए कट गया तो बचा 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंटीजर को अगर उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। जैसे 1 है, 1 छोड़ो, 5 है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल 5। मतलब उल्टा कर देना है, न्यूमिनेटर की जगह में डिनोमिनेटर लिख देना है, डिनोमिनेटर की जगह में न्यूमिनेटर। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा रहेगा, तो 5/1 का रेसिप्रोकल 1/5। अगर 8/3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/8। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी इंटीजर को तो क्या मिल रहा है हमको? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर मिल जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एनी इंटीजर। जो गिवन इंटीजर है, एनी की जगह मैं गिवन लिखूं, गिवन इंटीजर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे a है तो 1/a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये जो 1/a है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। दिस 1/a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, क्लियर है? चलो अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे इसमें 2 टाइप का होता है, ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कोई एक इंटीजर है a और मल्टीप्लाई करना है एडिशन में m + n। ठीक है, तो a जो है वो m के साथ और n के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब a × m
और बीच में साइन है प्लस का, तो प्लस a इंटू एन। तो इसका मतलब हो जाएगा a इंटू एम प्लस a इंटू एन। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर ओवर सब्ट्रैक्शन करना रहे तो a मल्टीप्लाइड बाय m माइनस एन है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय m माइनस a मल्टीप्लाइड बाय n। एक बार a m के साथ गया, एक बार a n के साथ गया, और बीच में जो साइन रहता है वो साइन लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो कैसे दो इंटीजर को डिवाइड करना होता है, तो समझते हैं। कोई भी दो इंटीजर है m डिवाइडेड बाय n, तो मतलब क्या है m बाय n। एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। एक इंटीजर है 15 और एक इंटीजर है -3, इसको डिवाइड करना है। दूसरा है 15 और 3, और तीसरा है -15 और -3, और चौथा है -15 और 3। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, इसमें सिर्फ साइन अलग अलग लेना है सबका। ठीक है, पहले 15 और -3 को डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, न्यूमरेटर है 15, डिनोमिनेटर है -3। ये तो ऐसे ही ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय -3। तो इसका मतलब यही हुआ। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 5 आ रहा है। अब देखो, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी अगर एक पॉजिटिव रहा और एक नेगेटिव रहा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग रहेगा, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है 15 का मतलब +15, और +15 है और -3 है, तो इसका आंसर कितना आया, -5। ठीक है, अगर दोनों का साइन सेम है, मतलब 15/3, तो आंसर आएगा पॉजिटिव यानी 5। ये आंसर क्या आया, नेगेटिव। दोनों का साइन सेम है, देखो इसमें दोनों का साइन अलग अलग है तो आंसर नेगेटिव। दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव। अगर दोनों का साइन नेगेटिव नेगेटिव है, साइन तो सेम है, तो यहाँ हो जाएगा -15 -3, तो ये तो कट जाएगा और ये माइनस माइनस भी कट के प्लस हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आएगा +5 यानी पॉजिटिव। और यहाँ है -15 और 3, तो ये कट जाएगा, आंसर होगा -5 यानी नेगेटिव। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि डिवीजन में, अगर डिवीजन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, अगर न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का नेगेटिव है, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। अगर न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है, डिनोमिनेटर का पॉजिटिव है, तो भी इसका आंसर नेगेटिव होगा। ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और दोनों अगर नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव होगा। मतलब सेम साइन है, सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर डिफरेंट साइन है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, तो आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सेम साइन होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, डिफरेंट साइन होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। चलो, अब इसमें भी प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये तीनों। ठीक है, तो इसमें हमको बस इतना ध्यान रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो चलो सेटिस्फाई कर लेगा, डिवीजन नो, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे, कोई भी दो इंटीजर लो, 15 लो और 7 लो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखो 15 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या ये जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा, ये तो कुछ डेसिमल में आ जाएगा, राइट। डेसिमल में एक नंबर आ जाएगा, तो डेसिमल तो इंटीजर नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा लेते हैं 15 डिवाइडेड बाई 3 और 3 डिवाइडेड बाई 15, क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है, मतलब एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई तीन इंटीजर का लेते हैं, 15, 3 और 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या इक्वल होगा 15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 के,
ये इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा था, डिवीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसी तरह उधर था, एडिशन सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा था, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इफ़ m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर देन m डिवाइडेड बाई m इज़ 1। अगर m कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी इंटीजर हो, जैसे 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 विल ऑलवेज गिव 1। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, सेम नंबर को ही अगर आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ये कि ये जो इंटीजर है ये नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है फॉर एवरी नॉन ज़ीरो इंटीजर m, कोई भी एक नॉन ज़ीरो इंटीजर m है तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर m विल ऑलवेज गिव 0। मतलब 0 डिवाइडेड बाई 5 हमेशा 0, 0 डिवाइडेड बाई -5 विल ऑलवेज 0, 0 डिवाइडेड बाई 12 विल ऑलवेज 0। मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो हमेशा 0 रहेगा, प्रोवाइडेड क्या कंडीशन होना चाहिए? ये जो है ये न्यूमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। दूसरा है फॉर एनी इंटीजर m डिवाइडेड बाई 0 इज़ ऑलवेज नॉट डिफाइंड। कोई भी एक इंटीजर m है, उसको अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा, मतलब उसका आंसर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको सिंपली समझना है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3, इसको अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा। -12, इसको अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा। मतलब डिवीजन मतलब क्या हो गया? एक न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, है ना। तो न्यूमिनेटर में कोई नंबर है इंटीजर और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जा रहा है तो इसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बॉडमास का। बॉडमास क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं हम इसको, ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स, या इसको ऑफ भी बोला जाता है। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, और A फॉर एडिशन, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है बॉडमास। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसा टर्म बना के दिया हो जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एक से ज़्यादा ऑपरेशंस अगर यूज़ हो रहे होते हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए बॉडमास का टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर बॉडमास के टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा ऑपरेशंस दिए हुए हैं कोई भी एक्सप्रेशन में जिसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा बॉडमास का टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब देखो, ब्रैकेट हमारे पास 3 तरीके का होता है। ब्रैकेट 3 तरीके का होता है। एक होता है ये, इसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट, या लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक होता है ये, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, या फिर कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और तीसरा होता है ये, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, या फिर पैरेंथेसिस। ठीक है,
तीनों ब्रैकेट का अलग अलग नाम है, इसको लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, इसको मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है लंबा चौड़ा सा, तो सबसे पहले जो हमको सॉल्व करना है वो पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे मिडिल ब्रैकेट को, कर्ली ब्रेसेस को, उसके बाद थर्ड में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे थ्योरी समझने से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा हमको क्वेश्चन से समझना होगा। तो इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक नया साइन आ गया ना, ये वाला, यहाँ पे कोई भी तरीके का अलग सा चीज़ नहीं दिया हुआ है, ये भी माइनस और प्लस माइनस में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जिसके ऊपर ये जो रहता है इसको कहते हैं बार, तो जिसके ऊपर बार लगा रहता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी है बार को, तो बार को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 इज़ 1, तो 1, और बाकी सब वैसे ही लिख लेंगे। पहले क्या सॉल्व किए? पहले हम इसको सॉल्व किए, ये पहला प्रायोरिटी था, जहाँ पे बार लगा रहेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, वो पहला प्रायोरिटी होगा। तो 4 माइनस 3 किए तो 1 आया। अब उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को, तो लिखते हैं 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 1 इज़ 4। ये सॉल्व हो गया, इसका ब्रैकेट खुल गया, ठीक है। अब दूसरा प्रायोरिटी क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करना। सॉल्व करेंगे 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 इज़ 2, तो यहाँ 2, ये सॉल्व हो गया, ब्रैकेट खुल गया। अब आया स्क्वायर ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने के लिए 3 माइनस 2 इज़ 1, 3 माइनस 2 1, तो 2 माइनस 1, ये सॉल्व हो गया, इसका ब्रैकेट खुल गया, और 2 माइनस 1 इज़ 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अगर प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आंसर बहुत ही अच्छे से आएगा। अगर स्टेप को फॉलो नहीं करके हम जल्दीबाजी में 2-3 स्टेप को स्किप करके लिखेंगे तो आंसर में दिक्कत होगा। तो पहले प्रॉपर स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना है, हर एक स्टेप को लिखना है, इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद जब इनफ प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है? 3, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। 17 माइनस 4, पहले क्या करना है? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बड़ा ब्रैकेट सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, तो 8 माइनस 6 इज़ 2, यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाइड 2, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को देखना है, ठीक है। ब्रैकेट का बाहर अभी अवॉइड करना है। ब्रैकेट के अंदर एक माइनस में है, एक मल्टीप्लाई में है, तो पहले क्या सॉल्व होगा? बॉड मास में पहले सब्ट्रैक्शन आता है या पहले मल्टीप्लिकेशन? पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 17 माइनस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 8 9 होगा, 17 माइनस 8 इज़ 9, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया? 3 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। ये क्लियर है कैसे करना है? हर स्टेप को प्रॉपर वे में लिखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन को करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्या है? ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? बॉड मास हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। BODMAS, पहले आता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो पहले यहाँ पे क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, 3 साइन है अंदर। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले सॉल्व करना है डिवीजन को, तो इधर का हम वैसे ही लिख देते हैं 46 माइनस 26 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाइड बाई 2। ये क्लियर है? ये कैसे हुआ सॉल्व? क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन? मल्टीप्लिकेशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 46 माइनस, सॉरी दिस वन इज़ नॉट द ब्रैकेट हियर, यहाँ पे होगा 26 माइनस
14 माइनस 15 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 46 माइनस 26 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 इज़ 11, और हमारा स्मॉल ब्रैकेट पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट हट गया। अब बस बचा है कर्ली ब्रेसेस और लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, 46 माइनस 26 माइनस 14 माइनस 11 इज़ 3, राइट। तो 3 कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस भी सॉल्व हो गया। अब बस बचा है बिग ब्रैकेट, तो 46 माइनस 26 माइनस 23, 26 माइनस 3 इज़ 23, ये हो गया। तो लार्ज ब्रैकेट भी हट गया, ये सिंबल सब जगह देना है। अब 46 माइनस 23 कर देंगे सिंपल, तो 6 में 3 गया तो 3, 4 में 23, तो आंसर इसका क्या आ गया 23। तो देखो हर स्टेप को अच्छे से लिखने से ना आंसर एक बार में सही आ जाता है। अगर स्टेप को स्किप करोगे तो आंसर गलत भी आ सकता है और बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हर स्टेप को अच्छे से लिखना है और क्लियर से समझना है। ठीक है, तो समझ आ गया ये वाला चीज़। तो बस आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था इंटीजर का आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके का थोड़ा भी कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। और अगर ऐसा कंटेंट्स आपको और चाहिए तो डू सब्सक्राइब मेधा गुरु।